कि जब भी कभी हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। इसमें बहुत अच्छे वोकैबुलरी वर्ड्स का चयन करें, बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर करें और बहुत अच्छे से ट्रांसलेट करें। अब यहाँ मेरे से एक गलती हुई, मैं आपसे शेयर करूंगी, कभी भी इंटरव्यू पैनल के आगे एक्स्ट्रा जवाब मत दीजिए। आप कह रहे थे 40 मिनट इंटरव्यू चला? सर हाँ, मेरा 30 to 40 की रेंज में आप मानिए कि इंटरव्यू के लिए सर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम पैनल को कहाँ ले जाएं। नेक्स्ट नंबर जैसे मेरा है और अंदर किसी का इंटरव्यू चल रहा है और नेक्स्ट नंबर मेरा आने वाला है, वो सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, और वो उनसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन और वो बंदा बिल्कुल परेशान हो गया, नर्वस हो गया। जी, जब भी आप डेमो दे रहे हैं तो मैं आपको एक सजेशन ये देना चाहूँगी, एक आप लैंग्वेज का प्रिपेयर करके रखिए पोएम, चाहे आप हिंदी या इंग्लिश। उसके लिए आप 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी से कोई भी पोएम को बहुत अच्छे से, जब मैं गेट से बाहर थी तो मैं इतनी नर्वस थी कि मैं लाइफ में कभी इतनी नर्वस नहीं हुई होंगी, और जब मैं गेट के अंदर गई तो मुझे नहीं पता चला कहाँ क्या कैसे, लेकिन आता सबको है, सबको कंटेंट पता है, सबको सब चीज़ आती है, लेकिन किसी को ट्रांजेक्ट अच्छे से करना आता है, किसी को ट्रांजेक्ट अच्छे से नहीं होता। हमें बस वही काम करना है। जो भी लोग एनडीएस के लिए रिटन क्वालिफाई किया और इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा, जब आया 59 नंबर तो कैसा लगा? सर मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा सिलेक्शन हो गया, उसी पे मेरे को खुशी हुई। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ है सुरभि मित्तल मैम, जो इन्होंने पीआरटी के एग्ज़ाम में 59, जी हाँ, 59 नंबर इन्होंने स्कोर किया था इंटरव्यू में, जो 60 नंबर का इंटरव्यू होता था। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मतलब आप बताइए, आप अपने इंटरव्यू के बारे में बताएंगे, आपसे डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, किस ईयर में आपने क्वालिफाई किया था? सर मैंने ये एग्ज़ाम 2016 में भरा था, 2016 में इसका नोटिफिकेशन आया था। अच्छा। और फिर 2017 के अंदर इसका एग्ज़ाम था, 7 जनवरी को इसका पेपर था। अच्छा। और 30 जून को इंटरव्यू हुआ और 16 अक्टूबर 2017 में मेरी ज्वाइनिंग है। अच्छा जी, तो पूरा अगर हम माने अप्रॉक्सीमेट तो पूरा 1 साल का पूरा साइकिल था, और उसके अंदर मैंने इसको एग्ज़ाम को क्रैक किया। अच्छा, मतलब सीधे इस बात पे थोड़ा सा ब्रीफली हमें बताइए कि ऐसा क्या खा के गई थी और क्या हो गया? तो 59 मतलब मुझे लगता है स्कोर क्या रैंक था आपका उस समय? सर मेरा ऑल इंडिया में रैंक 6 था, इंक्लूडिंग द रिटन पेपर। अगर हम बात करें, मेरा रिटन के अंदर स्कोर था 122 आउट ऑफ 150 मार्क्स। अच्छा। हाँ, इंटरव्यू के अंदर मैंने 59 स्कोर किया था आउट ऑफ 60। तो उस टाइम पे हमारा वेटेज होता था 60:40। तो पहले केवी की आंसर की भी दिख जाती थी, मार्क्स पता चल जाते थे, तो मेरे को हाँ पता था कि मेरा आराम से सिलेक्शन हो जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू। और सबसे बड़ी बात होती है, जब भी कभी हम इंटरव्यू देने जाते हैं, एक टीचिंग बैकग्राउंड या बड़ों का जो कहते हैं ना कि गाइडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मेरी फैमिली में वो मेरे को इम्पॉर्टेंट जो गाइडेंस है वो मिली है, वो एटमॉस्फेयर मिला है, तो मुझे कभी भी इस चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं आई। और मैं उनको बहुत बड़ा रोल, मतलब उनका, मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। मतलब 59 नंबर लाने में पेरेंट्स जो टीचिंग माहौल, पेरेंट्स प्लस माय टीचर्स। अगर मैं बताऊं सर, मेरी 10th क्लास में मैम थी, मैं उनका नाम मेंशन करना चाहूँगी, सुभावना मैम। वो भी केंद्रीय विद्यालय में ही पोस्टेड है एज पीजीटी इंग्लिश। अच्छा। हाँ जी, तो मैम ने मेरे को अलग से इंटरव्यू का गाइड किया था कि किस तरीके से होता है या क्या है। तो हमारी टीचर्स प्लस पेरेंट्स दोनों का इंपॉर्टेंट रोल रहा। जो टिप्स मैम ने दिया था वो लास्ट में आप अपने इंटरव्यू के बताने के बाद आप जरूर यहाँ पे शेयर कीजिएगा। वैसे कहाँ से पढ़ाई की आपने? सर मैं केंद्रीय विद्यालय से ही पढ़ी हूँ, फ्रॉम क्लास फर्स्ट। यस, क्लास फर्स्ट से ही 12th तक मैंने केंद्रीय विद्यालय से ही। दिल्ली से? जी नहीं सर, केंद्रीय विद्यालय मुरादनगर की मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूशन में आपने पढ़ा है और वहीं आपको पढ़ाना है, तो आप उससे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमिलियर रहते हैं। उसकी एक एक एक्टिविटी जी, वहाँ पे कैसी प्रेयर होती है, कैसा एटमॉस्फेयर है, क्या एनवायरनमेंट है, तो वो आपको ऑलरेडी पता था। तो इसका एक, बाकी आप नहीं पढ़ा रहे हैं तो जान सकते हैं। अब तो गूगल नेट यूट्यूब का जमाना है, इसी के लिए तो हम ला रहे हैं कि आप तक की सही बात है। केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है, क्या टाइमिंग होती है, क्या रूटीन होता है, कैसे सब्जेक्ट स्प्लिट ऑफ सिलेबस क्या होता है। जो लोग बिल्कुल नया उस सिरे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें केवी का कुछ नहीं पता, तो कोई डरने वाली बात नहीं होती। हाँ। अगर आपको सही गाइडेंस मिले, सही जानकारी मिले, तो आप आराम से उसको मैं अपने चैनल पे आपकी तरह बहुत सारे टीचर्स, अलग अलग टीचर्स का मैंने उनके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, रिटन का एक्सपीरियंस, ये सारा मैंने अपलोड किया है, ताकि और काफ़ी एस्पिरेंट्स ने इसको सराहा और कहा कि सर बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट करके, और मैम आप एग्री
एग्री हुई, रेडी हुई इस बात सर, समय निकालने के लिए। ये तो एक बहुत अच्छी बात है सर, अगर हम किसी की सक्सेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएँ तो उससे ज़्यादा अच्छा कोई बात हो ही नहीं सकती है। और ये आपसे बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि इनका रिटर्न में शानदार नंबर रहा। जिस दिन मुझे बताया गया कि 59 नंबर प्राप्त किए हैं, कमाल है। अब तक तो मतलब ये तो अद्भुत है। तो अब मैं आता हूँ सीधे अपने इंटरव्यू पे, क्योंकि रिटर्न हो चुका है जी। कहाँ था इंटरव्यू आपका? सर 2017 बैच में जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था उनके लिए कुछ वेन्यूज़ डिसाइड किए गए थे। मेरा इंटरव्यू कोलकाता के अंदर था, फोर्ट विलियम केवी में। अच्छा। हाँ जी, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं उस दिन का, तो हर एक कैंडिडेट की तरह मेरे को भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। क्या ट्रेजेडी थी? इससे पहले मैंने AEES, आपने अगर नाम सुना हो, वो एटॉमिक एनर्जी स्कूल्स होते हैं जो कि बहुत लिमिटेड जगह जहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहाँ पर वो सिचुएटेड हैं। उसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है। तो वहाँ पे मेरा रिटन एग्जामिनेशन कोटा में हुआ, जिसके अंदर मेरा स्कोर बहुत अच्छा रहा। उसमें भी मेरी ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंक थी रिटन में। तो पता नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कहूँगी मैं उस चीज़ को, क्योंकि मैं शुरू से ही हर चीज़ के लिए डरती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ में मैं ओवर कॉन्फिडेंट रही हूँ, लेकिन वहाँ मुझसे एक गलती हुई कि मुझे लगा कि मेरे रिटन में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। तो जब मैंने स्किल टेस्ट की बारी आई तो उन्होंने पूछा आपकी एज अभी इतनी कम है और आप टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो क्या अभी आप प्रिपेयर करिए आगे के लिए। तो मैंने कहा सर मैं प्रिपेयर करूँगी, ये तो एक फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद मुझे कुछ और करना है। लेकिन ये लाइन मेरी गलत रही, नेगेटिव रही, क्योंकि जब हम टीचिंग फील्ड में आ रहे हैं तो हमें ये सोच के आना है कि हमें अपना 100% इधर देना है। तो ये चीज़ है। तो जब मेरा केवी का मतलब जी अनुभव मिला तो मेरा AEES का जो इंटरव्यू था बिल्कुल कुछ दिन पहले, आई थिंक केवी का 30 जून को था और उसका 24-25 जून को ऐसे था। तो जब वहाँ पे मैं दे के आई तो मेरे को थोड़ा सा लग गया था कि हाँ खराब हुआ है, कुछ चीज़ें है। और रिजल्ट पहले AEES का आ गया। AEES का रिजल्ट जल्दी अनाउंस हो गया, कुछ इस तरीके का हुआ था। उसमें सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनल। 10 वैकेंसी थी रिटन में। हाँ जी, रिटन में आके भी मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मुझे उस टाइम पे सच में पहली बार एक फेलियर का एहसास हुआ लाइफ में कि हाँ इस टाइम मेरे को। तो इंटरव्यू में जब मेरा केवी का इंटरव्यू था उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि ये खराब ना हो जाए, मतलब इसमें गलती ना हो जाए, क्योंकि इसमें भी स्कोर अच्छा है लेकिन कुछ नहीं पता कि क्या हो जाए। तो जब वहाँ पे गए तो पहले जैसे आप कहते हैं ना कि अगर एक कैंडिडेट इंटरव्यू देने जा रहा है तो धक धक सुनाई देती है, बिल्कुल वही वाली सिचुएशन थी मेरी। लेकिन जैसे ही अंदर गई तो वहाँ पैनल बहुत अच्छा था, काम डाउन हो गई सब चीज़ अच्छा। मैंने अपना इंटरव्यू में उनका फर्स्ट क्वेश्चन, हर एक पैनल का रहता है, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, इसी से वो शुरुआत करते हैं। तो मैंने इस चीज़ को प्रिपेयर कर रखा था। अच्छा। आपके लिए भी यहाँ पे एक ये टिप मैं देना चाहूँगी कि जब भी कभी हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। इसमें बहुत अच्छे वोकैबुलरी वर्ड्स का चयन करें, बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर करें और बहुत अच्छे से ट्रांजैक्ट करें। उसका प्रोनाउंसिएशन शानदार, प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होना चाहिए। या कोई भी लैंग्वेज, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में है इंग्लिश में बोलिए। लेकिन हाँ थोड़ा सा कह सकते हैं कि अगर आप इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो वो इफेक्टिव रहता है जी, क्योंकि केवी है। बिल्कुल, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय यहाँ आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना है, इंग्लिश मीडियम में ही आपकी NCERTs है। तो इस बात का आपको थोड़ा सा वेटेज भी है, मतलब लेकिन बाइलिंगुअल में सर NCERT सारी इंग्लिश में है। जैसे दिल्ली में अगर हम देखेंगे तो वहाँ हिंदी में है बुक्स, EVS की हिंदी में है, पर्यावरण अध्ययन जैसे बोलते हैं, यहाँ EVS को इंग्लिश में पढ़ाना है। तो वो चीज़ हमें थोड़ा पता होना चाहिए। एक बात मतलब इससे ये निष्कर्ष निकला कंक्लूजन कि इंट्रोडक्शन वाला जो क्वेश्चन है उसको आप जितनी बार प्रैक्टिस करें बेहतर, लेकिन वो इस तरीके से प्रैक्टिस करें कि वहाँ ये ना लगे कि आपने रट के बोला है। हाँ, नेचुरल, ये चीज़ नेचुरल होना चाहिए। और जब आप बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वो धीरे धीरे आपके उसमें आ भी जाएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में थोड़ा सा इंटरव्यू पे मैं बात करूँगा। सर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेन्यू पर ही किया गया था। तो उस टाइम पे मेरी एज बहुत कम थी, मेरी 19 ईयर्स एज थी। अच्छा। तो मुझे लगा जब सब लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, मुझे लगा कि कहीं मैंने गलत तो फॉर्म, मतलब मैं एलिजिबल ही ना हूँ, ऐसा तो ना हो नहीं हो जाए मेरे साथ। लेकिन फिर वो था कि मिनिमम 18 ईयर्स रहता है उसके। नहीं, उसमें मेडिकल चेकअप होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं, तो उसमें डॉक्टर से ये भी लिखवाता है कि शायद मतलब लिखवाता ना कि लुकिंग एज, ऐसा कुछ वर्ड इस्तेमाल होता है उसमें कि जो देखने में एज क्या है और रियल एज क्या है, वो सब। तो उसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यही है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको जब आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पे मेंशन होंगे, उनको आप अच्छे से लेके जाएं और एक एक्स्ट्रा कॉपी रख के लेके जाएं।
मतलब होता है क्या है कि कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि कैसे रिज्यूमे बनाएं, क्या आपको बनाने की, जैसे ही आपका रिटर्न का इंटरव्यू कंप्लीट होगा और आप सिलेक्ट होंगे तो इंटरव्यू के लिए आपको एक परफॉर्मा भेजेगा आपके मेल मिलता है सर, उसको भर के आपको जाना है। यस, वो परफॉर्मा है, उसमें आपको 50 वर्ड्स में अपना CV देना होता है, मतलब अपने बारे में 50 वर्ड्स में लिखना होता है। तो उसके लिए यही है, आप टीचिंग प्रोफेशन क्यों चूज कर रहे हैं, आपका अपना 2-3 लाइन में बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्या नाम है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये वाली बात आएगी, और क्यों टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं, उसके लिए अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज़ करें। एंड जैसे आई एम एंथुजियास्टिक है ना, मतलब बहुत अच्छे, उससे क्यों इस फील्ड में आना है वो आप 50 वर्ड्स में ही रखें। ये नहीं कि आपको पूरा महाभारत लिख देना है इसमें, बिल्कुल शॉर्ट एंड कंसाइज रखिए। और अभी रिटर्न हो गया है तो आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो ना हो, आप यदि इसकी तैयारी करते हैं तो फायदा तो होगा। बिल्कुल सर, ये नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। बिल्कुल, ये तो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट है। इंटरव्यू होना मैं मानती हूँ कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस तरीके से आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी कॉन्ट्रैक्चुअल का इंटरव्यू लगभग सभी केंद्रीय विद्यालय में चल रहे हैं, तो ये सजेस्ट है, मतलब सजेशन है कि उसमें जाकर के भले इंटरेस्टेड ना हो, जरूर जाना, जरूर। इससे लगभग ज्यादा फर्क नहीं होता है। हाँ, आपको एक एटमॉस्फेयर, ऐसे एक्सपोजर मिल जाता है, आदत सी लग जाएगी। हाँ, यूज्ड टू हो जाएंगे, फिर आपको इतना डर नहीं लगेगा फर्स्ट टाइम वाले इंटरव्यू के। तो आप आते हैं इंटरव्यू में, जब आपने इन किया इंटरव्यू के रूम में, तो मतलब कैसा क्या? तो पहला क्वेश्चन वही था, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। फिर उन्होंने मेरे को डेमो देने के लिए कहा। तो अगर मैं आपको अपना डेमो बताऊं तो मैं बताती हूँ कि मैंने क्या ही डेमो दिया था, किस बारे में था। मैंने अपना सब्जेक्ट EVS चूज़ किया। जब मैं डाइट में थी तो मेरे प्रिंसिपल सर थे डॉक्टर राजेश सर का मैं बहुत ज़्यादा, सच में आज तक मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मेरे को सर जैसा मेंटोर मिला। तो सर ने हमें एक चीज़ बताई थी वहाँ पर, जब हम डेंसिटी का कॉन्सेप्ट 5th क्लास में, एक डेंसिटी टर्म नहीं यूज़ करेंगे लेकिन उसमें फ्लोट या सिंक का कॉन्सेप्ट है। तो मैंने ऐसी लेमन को खुद वहाँ पे पैनल को ही समझा कि वो ही स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। उनको आपको ऐसा ही समझना है कि वो स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने उनसे सिंपल कहा, चलिए बेटा आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते हैं, हम देखते हैं कि ये लेमन है, अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो ये क्या करेगा, है ना। आप लोग अपना एक्टिविटी का सामान लाए हैं, सब रेडी हैं, तो बच्चे करके तो पहले आप ये बताइए कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि ये डूब जाएगा। रेज योर पैनल को आपने समझ के ऐसे ही मैंने करके दिखाया कि अभी पहले हम एक्टिविटी नहीं कर रहे, पहले हम उनका सर जैसे कहते हैं ना एक हाइपोथेसिस, अलग अलग पॉइंट्स तैयार करवाना, वो करवाया। कितने लोग कह रहे हैं कि ये डूब जाएगा, तो अच्छा ठीक है, आपने कहा चाहे वो कहेंगे नहीं कुछ, आपको अपनी तरफ से वो करना है, ठीक है। कितने लोग कहते हैं फ्लोट करेगा, कितने कहते हैं ये वाली चीज़। अब फिर मैंने कि चलिए करके देखिए, अरे ये तो डूब गया या ये तो तैर गया, ये चीज़ करके फिर आप उसको कॉन्सेप्ट को क्या करिए, कैसे हम आप डाइट में या आपने जो भी कोर्स किया है उसमें आपको ये चीज़ सिखाई जाती है। इंडक्टिव लर्निंग, इसको आई थिंक इंडक्शन मेथड बोलते हैं, जिसमें आप कॉन्सेप्ट को क्या कर रहे हैं, जनरलाइजेशन करवा रहे हैं कॉन्सेप्ट का, कैसे इंड्यूस कर रहे हैं। तो वही चीज़ आपको दिखानी है वहाँ पे, कैसे आपने लर्निंग को कंस्ट्रक्टिविज्म पे फोकस किया। अब यहाँ मेरे से एक गलती हुई, मैं आपसे शेयर करूँगी, कभी भी इंटरव्यू पैनल के आगे एक्स्ट्रा जवाब मत दीजिए। जब मैंने लेमन की बात करी, उन्होंने मुझसे पूछा लेमन में कौन सा एसिड होता है, अच्छा है ना, तो बता दिया। फिर मैंने अपनी तरफ से एक लाइन उसमें ऐड कर दी कि मोस्टली जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं उनमें साइट्रिक एसिड होता है। ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, ये मेरे से गलत हो गया। अब उन्होंने कहा कि नहीं इमली के अंदर कौन सा होता है, तो मैंने कहा मेरे को अपनी गलती समझ में आ गई, इसमें टार्ट्रिक एसिड होता है। तो आपको जितना पूछा जाए पॉइंट टू पॉइंट उतना आंसर देना है, और हर एक बंदा कोई भी परफेक्ट नहीं होता। एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था, नोबेल प्राइज का आपने नाम सुना होगा, एक वर्ड होता है नोबल पर्सन, और एक होता है नोबेल प्राइज। तो उन्होंने मेरे को दोनों की स्पेलिंग लिखवाई और फिर पूछा व्हाट इज द एंटोनिम फॉर नोबल। अब मुझे ये तो नहीं पता था कि नोबल का क्या है, मैंने सोचा, फिर मैंने आप कामली बोल दीजिए सर आई डोंट नो एंड आई विल चेक, मेरे को नहीं पता और मैं उसको चेक करूंगी। तो अगर आप सिंपल आंसर देंगे तो वो स्माइल करेंगे आपकी तरफ, और मतलब आपको ऐसे नहीं दिखाना कि नहीं मुझे सब आता है, जहां नहीं आए, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट, तो आप सिंपली उनको बोल दीजिए कि सर मुझे नहीं पता। कोई भी व्यक्ति आके सामने खड़ा करके होके ये नहीं कह सकता कि एक सब्जेक्ट तो छोड़िए, एक पॉइंट के बारे में सब कुछ जान। बिल्कुल सर, ये आप सब, और जो गलती मुझसे हुई वो आप लोग ना करें। यस जी। फिर आगे डेमो के बाद, मतलब डेमो के बाद उन्होंने कितना देर डेमो आपको पढ़ाने दिया? सर मेरा इंटरव्यू 40 काफी, हाँ डेमो में मतलब ये है कि मैंने जब तक पूरा पढ़ाया वो उन्होंने देखा मेरे को। अच्छा, इतना टाइम दिया? हाँ, और सर मैंने वैसे 5 मिनट में खत्म कर दिया था एक्टिविटी, 5 या 10 मिनट ही लगी होंगी, ये नहीं कि इतना टाइम है। डेमो के लिए सबसे विशेषता है कि
ज़्यादा देर देते नहीं है और उनको इंटरेस्टिंग लगता है तो सर उन्होंने मेरे को करने दिया था ईवीएस का पूरा, और केवल ईवीएस का ही नहीं, उन्होंने मेरे से इंग्लिश की पोएम भी रिसाइट करवाई। इंग्लिश की पोएम भी मैंने रिसाइट करी, तो मैं कहीं से करके गई थी। वेक अप वाली पोएम है ना, क्लास 4th के अंदर है, तो उसको मैंने सॉन्ग की तरह पूरा प्रॉपर इंटोनेशन वगैरह के साथ, वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ रिसाइट किया। फिर कुछ स्पेलिंग्स लिखवाई हिंदी की, आज भी मेरे को याद है, प्रत्यूष शब्द का लिखवाया था। और इंग्लिश में अकोमोडेशन वर्ड है, क्या अकोमोडेशन? जी हाँ, अच्छा। कुछ इस तरीके के वर्ड्स की स्पेलिंग लिखवाई थी। और जैसे एक वर्ड होता है हिंदी में, किंग कर्तव्य विभिन्न, हिंदी वाले इस तरीके की आशीर्वाद है, आशीर्वाद है, कई लोग ऐसे कई लोग गलत कर देते हैं, श्रृंगार है, ये सब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हमारी मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। मतलब कुल मिलाकर आप प्राइमरी लेवल के टीचर बनने जा रहे हैं, तो आपको वोकैब पे पकड़ जबरदस्त बिल्कुल सर, होना भी जरूरी है, आपका उच्चारण ठीक होना चाहिए जी, और मतलब सब्जेक्ट लगे कि एक अदाओं से एक टीचर है। और सर सही बात भी है, क्योंकि टीचर को ही हम बोलते हैं ना कि एक भविष्य को बनाने वाला टीचर का अहम रोल है। तो अगर हम ही गलती करेंगे तो फिर हम सिखाएंगे क्या? मतलब बच्चों का एक सही बात है। हाँ, तो डेली आपको खुद भी सीखना चाहिए। मेरी भी प्रोनाउंसिएशन में सही बताऊं बहुत अच्छी नहीं थी पहले। मैं जैसे विटामिन बोलते थे ना सर, लेकिन हाँ वो वाइटामिन करके इस तरीके से, तो वो धीरे धीरे आ जाता है जब, लेकिन आपके अंदर सीखना आना चाहिए आपको। आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं उसको सीखिए। और अभी भी कई वर्ड गलत बोलते हैं बिल्कुल, हाँ, लेकिन सर कोई करेक्ट करता है तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, देखते हैं, सही देखते हैं। मतलब ये है, आप कह रहे थे 40 मिनट इंटरव्यू चला सर? हाँ, मेरा 30 to 40 की रेंज में आप मान लीजिए, इतना काफी देर चला। ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है, हमेशा सही नहीं होता, लेकिन ये कहना है कि इंटरव्यू जितना लंबा खिंचता है तो ज्यादातर केस में पॉजिटिव ही है। यस सर। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि इंटरव्यू के लिए सर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम पैनल को कहाँ ले जाएं। यस, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जो लोग इस बात को समझ जाएंगे ना, उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। कैसे? हम अपना जब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उसी में हम हॉबी बोलते हैं, तो वो उसी से क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। हमने जो डेमो दिया वो उसी से क्वेश्चन उठाएंगे। कोई अलग से हो सकता है कि कुछ अलग से स्पेलिंग लिखवा लें, अपनी तरफ से पूछ लें, लेकिन इंटरव्यू का जो पूरा किस तरीके से कैसी डायरेक्शन में जाएगा वो उसी से पता चलेगा जो हम बोल रहे हैं। सही नूर सर आए थे, उन्होंने बताया, इंटरव्यू जाके देख लेना, उन्होंने बताया कि कंप्यूटर फील्ड है उनका, तो कंप्यूटर में जैसे ही इन किए तो उन्होंने कहा कि मेरा चाहिए टॉपिक मिल गया और मेरा लगा कि सारा टाइम इंटरव्यूअर का खा जाऊंगी जी और खुश कर दूं ज्यादा। उनके पास भी हड़बड़ाहट होती है ना कि 10-15 मिनट में करके निकल लें, लेकिन जैसे ही मजा आता है तो आपको भी टाइम भूल जाता है जी, वो कंटिन्यू, और ये पॉजिटिव जाएगा आपके लिए। फिर डेमो के बाद सर बस ये स्पेलिंग्स वगैरह हुई, लिखवाया, 2-4 क्वेश्चन्स और पूछूंगे जो मेरे को एकदम इतना याद नहीं है करके, लेकिन ओवरऑल में यही चीज़ है कि जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो आपको ध्यान रखना। अच्छा, तो जब चेयर पे मतलब नहीं, डेमो के बाद कहा बैठ जाओ, उसके बाद भी प्रश्न अच्छा ये सब जी सर, जब हम पहले जाते हैं तो तब तक मत बैठिए जब तक वो बैठने के लिए ना कहें। फिर मेरे साथ अगर पर्सनली बताऊं तो पहले जब मैं एक बार डेमो के लिए खड़ी हुई तो उन्होंने जितनी चीज़ ब्लैक बोर्ड पे लिखवानी थी ना, एक बार लिखवाई। अच्छा, एक बार, ये नहीं कि पहले बिठाया फिर दोबारा लिखने को कहा, एक ही बार, और उसके बाद आराम से बैठ के क्वेश्चंस करें। उनमें से एक मेंबर ऐसा भी रहता है जो हमारी साइकोलॉजिकल उसको रीड करता है कि हम कैसा जेस्चर्स दे रहे हैं, कैसा बिहेवियर है, हम ठीक तरीके से ठीक पोस्चर में बैठे हैं या नहीं, हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, ये सब चीजें, हमारा ड्रेसिंग कैसा है। ड्रेसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सर इंटरव्यू के अंदर। ड्रेसिंग का तो खैर मैं पूछ लूंगा। हाँ, मेरे पैनल में सर एक फीमेल थी और 4 मेल थे, आई थिंक 5 का पैनल था, एक फीमेल मेंबर थी, और वही मैम ने मेरे से वो केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन पूछा था, उन्हीं का मेरे को मतलब वो क्वेश्चन था। और उन्होंने पूरा जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हम साथ लेके जाते हैं वो भी उन्होंने मेरे चेक करे थे, कि मेरा स्कोर भी चेक किया था 12th में कैसा रहा क्या है। जब आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं, अगर आपका कोई अच्छा अचीवमेंट है तो यू कैन मेंशन, जिसके बारे में आप बता भी सकते हैं, तो वो आपको मेंशन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हॉबी की बात करें तो अगर आप डाल रहे हैं कि मेरे को लिटरेरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का शौक है, मेरे को स्पीच या डिबेट एक्सटेम्परे में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है, तो वो हो सकता है कि आपको दे दें कोई टॉपिक कि आप 2 मिनट बोल के दिखाइए, या खुद ही जज कर सकते हैं आप कैसा बोल रहे हैं, कैसा कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से सेलेक्ट करिए अपनी हॉबी को। कई बच्चे जैसे अगर कहते हैं डांसिंग किसी को अच्छा लगता है, तो वो उसमें से आप आगे सोच के चलिए कि अगर मैंने डांसिंग बोला है तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो कर सकते हैं कि क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया बता दीजिए, या मुझे बुक रीड करना अच्छा लगता है तो पूछ सकते हैं चलिए आप मेरे को बताइए आपने कौन सी बुक रीड करी है, उन ऑथर के बारे में बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से प्रिपेयर करके रखने हैं। अच्छा, तो मतलब आप जब इंटरव्यू रूम में गए तो
कुछ प्रश्न पूछने के बाद डेमो के लिए खड़ा किया या शुरुआत में ही? सर पहले कुछ क्वेश्चंस पूछे और उसके बाद डेमो कराया। डेमो कराने के बाद फिर कुछ प्रश्न पूछे? नहीं सर, पूरा डेमो। इसके बाद चेयर पे बैठने का मौका नहीं मिला? इसके बाद बैठने का मौका मिला था, लेकिन कोई ऐसा उन्होंने जानने के लिए प्रश्न नहीं किया। नॉर्मल डिग्री वगैरह देख के कुछ क्वेश्चंस वैसे नॉर्मल क्वेश्चन करे थे जो मैं आपको बता रही हूँ। करंट से कोई क्वेश्चन था? करंट से मेरा हाँ सर, नोबेल प्राइज का मैंने बताया ना। अच्छा। हाँ, नोबेल प्राइज का कुछ बताया था, तो उन्होंने पता नहीं वो वर्ड कुछ पूछ रहे थे और उसमें वो नोबेल आ गया, तो उन्होंने कहा आप नोबेल लिख के दिखा दो, क्योंकि दोनों का एक तरीके से थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, लेकिन कई लोग गलत लिख देते हैं उसकी। एक इंटरव्यू में और मेरे मित्र बता रहे थे कि आप इलेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा सॉरी सर सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कहा कि आप फर्क हाँ, इलेक्ट और सेलेक्ट में फर्क है बिल्कुल। इलेक्ट एक पॉलिटिकल टर्म है ना, जनता द्वारा चुना जाना है ना, तो ये ऐसे वर्ड में हो जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक और है जैसे आपके नाम का मतलब, जैसे हाँ, वो सब मैं प्रिपेयर करके गई थी सर, लेकिन आपके नाम का है उसका पूछे का मतलब बताइए। और कई लोग कहते हैं कि वो थोड़ा ऑब्जर्वेशन के लिए भी पूछ सकते हैं। मैंने कभी खुद एक्सपीरियंस नहीं किया कि ऐसा है या नहीं, कि आप कितनी सीढ़ी चढ़ के आए हैं या क्या है, लेकिन मैंने भी ऐसी वीडियोस देखी थी, करा था। तो मैं जिस ट्रेन से गई थी तो मैंने सारा याद किया था कि कौन कौन से स्टेशन पड़े हैं बीच में और वो किस लिए फेमस हैं। तो मैं अच्छे से सारा करके गई थी कि हाँ कुछ भी पूछेंगे तो मैं हाँ बता सकती हूँ। वो वाला सीढ़ी वाला तो रैंडमली नहीं भी याद हो तो आप कुछ भी जवाब बता देंगे तो भी वो करेंगे। सेंस ऑफ ह्यूमर और प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाहता है। दूसरी बात है कि आप जहाँ जिस जगह से बिलोंग करते हैं उसके बारे में पूछ सकता है। हाँ सर, वो पूछ सकता है। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मान लीजिए जी। एक क्वेश्चन मुझे सर के उससे याद आया, उन्होंने पूछा था जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, तो उन्होंने पूछा था कि आप मुरादनगर से मैं बिलोंग करती हूँ तो वहाँ क्या फेमस है, क्यों वो मतलब अगर आप मुरादनगर का नाम लेंगे, कैसे अगर हम आना चाहें तो वहाँ हम विजिट क्यों करेंगे। तो मुरादनगर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है सर। अच्छा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, और वही वेस्ट बंगाल कलकत्ता में भी दमदम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा सा अपनी जगह के लिए ये सब चीजें पूछ सकते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं सर जो हर एक इंटरव्यू से पहले हमें प्रिपेयर करने चाहिए। अच्छा अच्छा जी। व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, है ना, ये वाला क्वेश्चन है तो वो पूछेंगे। या केंद्रीय विद्यालय का क्या मोटो है ना, ये सब केंद्रीय विद्यालय व्हाई। मेरे से पूछा हाउ केंद्रीय विद्यालय इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल। बिल्कुल। और ये एक ऑल इंडिया जॉब है, ये वाला क्वेश्चन मुझसे किया था। तो आप क्या अकेले जैसे अनमैरिड हैं या तो आप इससे परस्यू कर पाएंगे नहीं। तो अब मैंने गलती नहीं करी थी, जो मैंने AWS में कहा था उन्होंने एक क्वेश्चन तब भी किया कि आपकी एज कम है तो आप यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि मुझे टीचिंग पसंद है, मतलब आप जैसे बोलते हैं, और अब मुझे ये अपना बेस्ट इसमें ही देना है करके। तो वहाँ पे आप बिल्कुल कुछ मत दिखाइए कि नहीं मैं तो मॉनिटरी बेनिफिट की वजह से यहाँ पर हूँ या आगे वो करें, नहीं। आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उसमें आप अपना 100% दीजिए। इंटरव्यू पैनल को लगना चाहिए कि हाँ आप एक अंदर में टीचिंग का जज्बा है। बिल्कुल सर, ये मेन है। नॉलेज से बहुत ज्यादा मैटर ये भी करता है। जी सर। आप 5 पैनल जो थे थोड़ा सा, क्योंकि जो रूरल एरियाज के भी बहुत सारे बच्चे तैयार कर रहे हैं, गांव ग्रामीण क्षेत्र के हैं, शहर के हैं, और शहर में भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं। तो आप ये बताएंगे सारे इंग्लिश में पूछ रहे थे या मिक्स चल रहा था या कैसा? सर मेरा इंटरव्यू में अगर बताऊं तो मेरा इंग्लिश मीडियम में ही हुआ। वहाँ पे मैंने हिंदी, क्योंकि मैंने जब आपने तो इंग्लिश का इस्तेमाल किया बिकॉज़ योर इंग्लिश वेरी गुड। हाँ सर, नॉट वेरी गुड, लेकिन हाँ अगर हम सीखते हैं तो सर हम कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ है। पैनल भी सारे इंग्लिश में ही पूछ रहे थे। उन्होंने इंग्लिश में पूछा पूरा का पूरा। और जो जब हम सर हमारा इंटरव्यू होने वाला था तो एक ऑलरेडी अंदर थे कैंडिडेट और मैं बाहर थी, तो वो सोलर सिस्टम पढ़ा रहे थे। अच्छा। सोलर सिस्टम, लेकिन उनको इतना ज्यादा अंदर से आवाज तो आ रही थी क्योंकि सामने ही थे हम। दूसरे पैनल की बात कर रहे हैं? नहीं सर, अब मेरी ही पैनल में नेक्स्ट नंबर जैसे मेरा है और अंदर किसी का इंटरव्यू चल रहा है और नेक्स्ट नंबर मेरा आने वाला है, वो सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, और वो उनसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन और वो बंदा बिल्कुल परेशान हो गया, नर्वस हो गया। तो उस टाइम पे मुझे भी भाई बहुत ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो नहीं आता तो सिंपली बोल दीजिए कि नहीं आता। और टॉपिक जो डेमो का है, अच्छा सिंपल रखिए। डेमो से याद आया, इस बार डेमो का रोल बहुत बड़ा है। बिल्कुल सर, 70-30 का है। हमारा जो टाइम था उसमें 85 और 15 का था। तो डेमो के लिए टिप्स बताइए कि जैसे आप मैम टीचिंग करती हैं और शानदार टीचर है, ऐसा लगता है कि केंद्रीय विद्यालय को डायमंड मिला है। सर आपको थैंक यू, आपको ये चीज लगी। तो ये है, तो इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकते हैं कि डेमो के समय किन बातों का ध्यान रखें बोर्ड पे जाते हैं। जी, जब भी आप डेमो दे रहे हैं तो मैं आपको एक सजेशन ये देना चाहूँगी, एक आप लैंग्वेज का प्रिपेयर
प्रिपेयर करके रखिए पोएम, चाहे आप हिंदी या इंग्लिश, उसके लिए आप 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी से कोई भी पोएम को बहुत अच्छे से, और वहाँ पे शर्माना नहीं है, अपना बेस्ट देख के आपको करना है। और ईवीएस के अंदर क्लास 5th का टॉपिक सेलेक्ट करिए, क्योंकि उसमें टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो साइंस से अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। उनमें जैसे मैंने आपको बताया ना, फ्लोट या सिंक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्टिविटी से हम बता सकते हैं। तो कोई भी ऐसा टॉपिक लेके आप उसको अपने पीयर ग्रुप में, आपने टीचिंग तो ज़रूर करी होगी, स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम सबने किया होगा, इन डीएलएड या बीएड, एनी कोर्स जिसमें भी है, तो आपको उसका एक्सपीरियंस रहा होगा। जब हमारा स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम होता है उसमें भी हम बच्चों को सिखाते हैं, डेमो देते हैं, करते हैं किस तरीके से करना है। या माइक्रो टीचिंग करी होगी सबने, माइक्रो टीचिंग में भी बिल्कुल माइक्रो टीचिंग की तरह आपको वहाँ पे करना है। आपको पैनल को एज अ स्टूडेंट समझ के ही करना है। कुछ टॉपिक जैसे हैं फ्लोट सिंक का कॉन्सेप्ट है, या सुनीता इन स्पेस करके है, तो आप उसको भी ले सकते हैं, लेकिन शॉर्ट रखिए। ये नहीं कि आपने बहुत महाभारत वाला लंबा बना दिया, पैनल बोर हो गया। उनको आपको एक्टिव रखना है अपनी आवाज से। 2 मिनट से ज्यादा वो तो लगी थी कि 3-4-5 मिनट मिल गया, लेकिन अगर आप अच्छे से करेंगे तो वो आपको कंटिन्यू भी कर देंगे। हाँ, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा 3-4 टॉपिक, मैंने धड़ाधड़ 1-2 मिनट में सारी बात बता दी कि उनको ये लग जाए कि इसमें नॉलेज है। बिल्कुल सर, और अगर उन्हें लगेगा तब वो फिर आपको कंटिन्यू करेंगे, वो पूछेंगे क्वेश्चंस को। तो ये बढ़िया होता है। तो मतलब पूरा इंटरव्यू जब हो गया तो कैसा मतलब लग रहा था कि बढ़िया सर? हाँ, मेरे को पूरा विश्वास था कि क्योंकि पैनल स्माइल भी कर रहा था, और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल मेरे को डर नहीं लगा। मतलब मैं सच बता रही हूँ, उस टाइम पे जब मैं गेट से बाहर थी तो मैं इतनी नर्वस थी कि मैं लाइफ में कभी इतनी नर्वस नहीं हुई होंगी। और जब मैं गेट के अंदर गई तो मुझे नहीं पता चला कहाँ क्या कैसे, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस ले दिया। बुलंद हो गई सर आवाज, पता नहीं कैसे। आवाज की जो खनक है, जो जैसे अभी बोल रहे हैं वैसी ही थी। हाँ सर, उस टाइम पे अंदर वैसे ही थी। मतलब ये ध्यान रखना है कि आवाज, अच्छा जो टीचर होता है ना, जो ऑलरेडी टीचिंग होता है, उसकी आवाज मस्त हो जाती है। हाँ, मतलब सर इस चीज का फर्क मैं कह रही थी कि मेरे पेरेंट का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अच्छा। क्यों? क्योंकि मेरे मम्मी पापा खुद टीचर हैं, दादाजी प्रिंसिपल हैं, तो उनसे हमने देखा है कि कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, तो कभी इतना डर नहीं लगा। डर था पहले फेस करना, आता सबको है, सबको कंटेंट पता है, सबको सब चीज़ आती है, लेकिन किसी को ट्रांजैक्ट अच्छे से करना आता है, किसी को ट्रांजैक्ट अच्छे से नहीं होता। हमें बस वही काम करना है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उसकी पीयर ग्रुप में डेमो दीजिए, आप अच्छे से कर पाएंगे। मतलब घर में चेयर को पढ़ाओ, कोई बात नहीं सर, बिल्कुल। एक बोर्ड लगा लो जी। और जब पेपर हो गया तो टाइम कहाँ वेस्ट? बिल्कुल बिल्कुल। 2-4 बच्चे यदि मिलते हैं तो उसको पढ़ाना जी, बिल्कुल। देखना है कैसे क्या है। तो और इस एग्जाम के अलावा और बहुत अपने एजुकेशनल बताइए, एग्जाम में कौन कौन सा क्वालीफाई किया? मैंने एग्जाम में, मेरी जॉब केवी में बिल्कुल 12th मैंने करा और तुरंत लगा। हाँ जी, मैंने 12th 2014 में कंप्लीट किया अपना। उसके बाद मैंने डाइट किया दिल्ली में, केशवपुरम डाइट है जो गवर्नमेंट डाइट है, एससीईआरटी कराता है वहाँ से। तो 2016 में जैसे ही पास आउट किया, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी में एडमिशन लिया। अब एकदम केवी की वैकेंसी आ गई, तो मन में था भाई एक स्टेबिलिटी सबकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और गवर्नमेंट जॉब के लिए हम पढ़ते हैं, एक तरीके से एक स्टेबल लाइफ हमें चाहिए और बड़ी अचीवमेंट होती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जी, तो मैंने हमारा जुलाई या अगस्त के अंदर ये नोटिफिकेशन आया था, तो मैंने उस टाइम पे मैं कॉलेज को मैंने 6 महीने कंटिन्यू करा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मेरी जॉब लगेगी तो मैं बीएससी तब भी नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। केवी की ही तैयारी करी, अच्छे से फोकस किया, इसमें मेरा सिलेक्शन हो भी गया 2017 मतलब में। एकदम टू द पॉइंट, एकदम कहीं टाइम वेस्ट नहीं। हाँ सर, टाइम वेस्ट नहीं हुआ। एक हम लोग है देखते, मतलब क्या कहते हैं, रगड़ते रहे। और 2017 में मेरे को ज्वाइनिंग मिल गई। उसके बाद मैंने 3 साल ग्रेजुएशन अपना ड्यूरिंग ये पढ़ाते पढ़ाते ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो बस मेरे 2 एग्जाम मैंने AEES का और KVS का ही अब तक लाइफ में दिया है, और उसमें ही ये चीज रहा, आगे अब करेंगे। और केवी क्या करता है मैं बता दूं अंदर की बात, केवी 31 से 1 नहीं होने देता सैलरी, और इनको वो कहते हैं ना सैलरी की लत, मतलब मुझे भी और सबको वो लगती है एकदम 31 तारीख से 1 तारीख शायद ही हो जाए कभी कभी, ये तो पहले ही ट्रांसफर ऑन टाइम आ जाता है, ऑन टाइम सैलरी। और केवी में बहुत सारे मतलब फैसिलिटीज हैं, कुछ बताइए आप जो केवी क्यों ज्वाइन करना चाहिए? सर केवी में देखिए, जिन्हें घूमने का शौक है उनके लिए बहुत अच्छा है केवी। ऑल इंडिया सर्विस है, आपको नई नई जगह पे जाने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, केंद्रीय विद्यालय एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, आप लेथार्जिक नहीं रहेंगे सर्विस टेन्योर में कि आपको पढ़ाना आपने छोड़ दिया, आप इस तरीके से, आपको एक्टिव रखेगा केवी पूरे टाइम तक। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप अपनी नॉलेज के टच में रहेंगे,
और जो भी मिनिस्ट्री की पॉलिसीज़ होती हैं, एक ऑटोनॉमस बॉडी होने के कारण एनवीएस या केवीएस में सबसे पहले उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये एक हब है जहाँ पे सारी पॉलिसी का एक्सपेरिमेंटेशन, तो आपको नई नई चीज़ सीखने के लिए मिलेंगी। तो केवी का ये भी बेनिफिट है। और बीइंग अ केवीएन, क्योंकि मैं खुद ही फर्स्ट क्लास से रही हूँ केवी में, तो उसके लिए तो मेरा खास अटैचमेंट है ही। आज भी जब एज अ सर्विस में टीचर्स मिलते हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, वो एज अ कलीग मिलते हैं, तो अच्छा लगता है वो चीज़ें। अभी है, सही बात है। अभी नवोदय विद्यालय और का भी इंटरव्यू चल रहा है, और जरूरी नहीं कि पीआरटी में इन्होंने मतलब ये डेमो और इंटरव्यू दिया तो ये बातें केवल पीआरटी पे लागू ये सबके लिए है, क्योंकि ये पर्सनालिटी टेस्ट है। हाँ। इसमें आपका कंटेंट, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज तो वो रिटर्न में टेस्ट कर चुका है। हाँ। तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो वो आपको जज करेंगे कि आप ठीक से सच में जो आप सब्जेक्ट नॉलेज है उसको ट्रांजेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर पाएंगे। नवोदय में जो दे रहे हैं पेपर, उनके लिए शुभकामना दीजिए। हाँ जी, जो भी लोग एनवीएस के लिए रिटर्न क्वालिफाई किया और इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। और बस कॉन्फिडेंट रहिए एंड आपका श्योर सिलेक्शन है। बस मतलब बहुत बहुत अच्छा। एक और बात, आपका सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन उस समय आपने किया था कुछ, या जितनी डिग्री रिक्वायरमेंट थी सर उतना ही था मेरे पास। 12th का था। डीयू में तो मेरा एडमिशन उस टाइम पे हो गया था, तो मैंने अपना बीएससी नहीं लगाया था, शो नहीं किया था मैंने, केवल 12th रखा था और डीएलएड दिखाया था। मैं इसलिए ये पूछ रहा था कि क्योंकि केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पूछा है एसिड से, मुझे लगा कई बार होता है कि भले पीआरटी के लिए, वो इसीलिए भी पूछा क्योंकि 12th में मेरे केमिस्ट्री में 98 मार्क्स थे। तो इसीलिए भी वो चीज़ वहाँ पे वो सब चीज़ देखते हैं। उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से देखे मार्क्स वगैरह का, तो उन्होंने ये क्वेश्चन भी किया कि आप टीचिंग में क्यों आ रहे हैं। तो तब मैंने गलती नहीं करी उसे बताने में, मुझे टीचिंग ही करनी है इसीलिए टीचिंग में आ रहे हैं। क्या बात है जी। तो मतलब भारत को एक श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए ऐसे टीचर की आवश्यकता है। और आप सब में से भी मुझे लगता है बहुत सारे ये इंटरव्यू का जो अनुभव है, होता क्या है कि इंटरव्यू होता कुछ नहीं, लेकिन ये जो मन में एक डर है जो हमारे पास भी था और आपके पास भी था। इन्होंने 59 नंबर लाया। अच्छा, जब आया नंबर 59 नंबर तो कैसा लगा? सर मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा सिलेक्शन हो गया, उसी पे मेरे को खुशी हुई। तो नंबर का कब पता चला, यानी सिलेक्शन उसी समय? नंबर का सर हमारा जिस दिन रिजल्ट आया था उसके बाद मेरिट आई थी, जिसके अंदर कितना रैंक है क्या है। और ये केवी की सबसे अच्छी बात है कि वो दोनों नंबर स्पेसिफाई करता है किसको कहाँ कितने मिले हैं, तो वो भी चीज़ पता चली थी। तो धीरे धीरे, और मेरे जो डाइट में सीनियर्स हैं उन्होंने भी एग्जाम दिया था, तो काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने खुद बता दिया कि हाँ इतना है, ये है, तो काफ़ी अच्छा ही लगता है सबको। हाँ, तो ये है। तो एक पंक्ति है अटल बिहारी वाजपेयी जी की कि भूख जो जड़ से मिटा दे वह उगाना है हमें, प्यास न बाकी रहे वह जल बहाना है हमें, जो प्रगति से जोड़ दे ऐसी सड़क ही चाहिए, देश सारा गा सके वह गीत गाना है हमें। एक नया संगीत देखो आज तो कण कण में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, एक नया भारत बना। तो सुरभि मैम बहुत अच्छा लगा और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू सर, आपने इस काबिल समझा कि मैं लोगों को गाइड कर सकूं, और अगर मेरी बातें आपके सच में काम आए तो उससे बड़ी बात नहीं है। कमेंट करेंगे बच्चे तो थोड़ा सा देखते रहिएगा। और मतलब जितना हो सकेगा, हम ये तो नहीं कहेंगे कि सारे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे, लेकिन जो जेन्युइन प्रश्न होगा उसका जवाब जरूर देंगे। और आप सबकी तैयारी में हम सहयोगी हैं, और 1% भी हमारा योगदान हो तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।